तो हम लोग खान सर का पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से टॉपिक हम लोग लिए हैं सिक्के और प्राचीन भारतीय मूर्तिकला। और इस बुक को हम लोग एक एक टॉपिक से हर एक प्रश्न को एकदम बारीकी से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। डेली आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूमिज्मैटिक्स, बी है पुरातत्व, सी इतिहास और डी है लेखा शास्त्र। तो एक का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। सिक्कों के इतिहास, उनके डिजाइन, धातु और इस्तेमाल को जानने का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमिज्मैटिक्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए पुराने सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह के राजा थे, कौन से धर्म मानते थे और व्यापार कैसे होता था। प्रश्न 2 है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तांबे के सिक्के, बी कारसापन, सी सोने के सिक्के और डी है पंचमार्क सिक्के। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन बी कारसापन। देखिए सबसे पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। इन्हें साहित्य में कारसापान भी कहते हैं। ये सिक्के तांबा, चांदी, सोना या शीशे से बनते थे और व्यापार में इस्तेमाल होते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3 है, कनिष्क के सिक्कों से क्या प्रमाणित होता है? ऑप्शन ए वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बी वह जैन धर्म का अनुयायी था, सी वह हिंदू धर्म का अनुयायी था और डी है वह मूर्ति पूजक नहीं था। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध और बौद्ध प्रतीक बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सिक्के इतिहास का बहुत भरोसेमंद स्रोत है, क्योंकि उस समय लिखावट और प्रतीक वहां स्पष्ट मिलते हैं। प्रश्न 4 है, इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख, बी सिक्के, सी ग्रंथ और डी है मूर्तियां। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी सिक्के हो जाएगा। आप लोग अगर पढ़ लिए हैं तो कमेंट में आंसर भी बताते चलिएगा, ठीक है। देखते हैं आपका कितना सही होता है, लास्ट में फाइनल स्कोर दीजिएगा। इन शासकों के बारे में हमें ज्यादातर सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। सिक्कों पर उनके नाम, चित्र और प्रतीक होते थे। इससे उसने उनके शासन और धार्मिक आस्था का पता चलता है। प्रश्न 5 है, आरंभिक सिक्के अधिकतर किस धातु के होते थे? इसका ऑप्शन है आपका ए सोना, बी तांबा, सी चांदी और डी है सीसा। तो सही आंसर ऑप्शन सी चांदी हो जाएगा। शुरुआती समय में ज्यादातर सिक्के चांदी के बनते थे। तांबे के सिक्के बहुत कम पाए जाते थे। चांदी के सिक्के आसानी से बनते और व्यापार में इस्तेमाल होते थे। प्रश्न 6 है, रोमन सिक्के भारत के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, बी अरिक मेडू यानी पुदुचेरी के पास और सी वाराणसी और डी है महाबलीपुरम। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के पास। अरिकमेडु प्राचीन समय में रोमन व्यापार का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वहां से बहुत सारे रोमन सिक्के और वस्तुएं मिली। इससे पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार होता था। प्रश्न 7 है, उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी बेसर शैली और डी है शाही शैली। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी नागर शैली हो जाएगा। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को नागर शैली कहते हैं। इसमें मंदिर की शिखर ऊंचे और गोल गोल होते हैं। दीवारों पर मूर्तियां और नक्काशी होती है। प्रश्न 8 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी वेसर शैली और डी है कोणार्क शैली। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी द्रविड़ शैली।
दक्षिण भारत में बने मंदिरों को द्रविड़ शैली कहते हैं। इसमें बड़े गोपुरम, मुख्य द्वार के टावर जिसे बोलते हैं, और स्तंभों वाली बनावट होती है। छतें ऊंची और विस्तृत होती है। प्रश्न 9 है, यदि किसी मंदिर में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नागर द्रविड़ शैली, बी मिश्रित शैली, सी बेसर शैली और डी है संयुक्त शैली। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी बेसर शैली हो जाएगा। कुछ दक्षिणायन क्षेत्र के मंदिरों में दोनों शैलियां मिलकर बनती है, जैसे उत्तर भारत की शिखर शैली और दक्षिण भारत की गोपुरम शैली। इसे बेसर शैली कहा जाता है। प्रश्न 10 है, कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की मूर्तियां हमें क्या बताती है? तो इसका ऑप्शन ए है केवल राजाओं के जीवन के बारे में, बी है जन साधारण की धार्मिक आस्थाएं और मूर्ति कला का ज्ञान, सी है केवल युद्ध कला के बारे में और डी है विदेशी व्यापार के बारे में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जन साधारण की धार्मिक अवस्थाएं और मूर्ति कला का ज्ञान। इन काल की मूर्तियों में हमें सामान्य लोगों की धार्मिक प्रथाएं, त्योहार और सामाजिक जीवन का पता चलता है। इससे यह समझ में आता है कि आम लोग किस तरह से रहते और पूजा करते थे। प्रश्न 11 है, मरहूत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में किसका चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए केवल देवताओं का, बी केवल शासकों का, ऑप्शन सी जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी और डी है युद्ध की तकनीकें। सही आंसर ऑप्शन सी जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी। इन स्थलों की मूर्तियों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, काम, उत्सव और पूजा को दर्शाया गया है। यह हमें उस समय के समाज का यथार्थ चित्र दिखाता है। प्रश्न 12 है, अजंता गुफा में उत्कीर्ण कौन कौन से चित्र हैं जो गुप्तकालीन जीवन की झलक देते हैं? ऑप्शन ए राजा और रानी, बी माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी, सी देवता और राक्षस, डी है युद्ध और शिकार के दृश्य। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी। अजंता गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन जीवन, परिवार और समाज की झलक दिखाते हैं। माता और शिशु और अ, मरणासन राजकुमारी जैसी आकृतियां इस काल की कला और संवेदनाओं को दिखाती है। तो यहाँ से जो भी सिक्के से प्रश्न बना हम लोग कर चुके हैं। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर बताइएगा ज़रूर। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप किस बुक को ख़त्म करना चाहते हैं कमेंट में बुक का नाम ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर हर किताब का होता है द एंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।